नमस्कार। मेरी पहली कविता है धर्म के विरुद्ध। कितना अनिष्टकारी है किसी हवा का थम जाना अपनी पसंदीदा गंध के आसपास। कितना विध्वंसक है रुक जाना एक नदी का देखकर किसी घाट पर उत्सव की चहल पहल। कितना विनाशकारी है रंगों के मोह में पड़ जाना पानी का छोड़कर अपनी पारदर्शिता। और कितना प्रलयकारी है ठहर जाना एक कवि का किसी राजनीतिक बाड़े में और बंध जाना किसी खूंटे के साथ। कितना प्रलयकारी है ठहर जाना एक कवि का किसी राजनीतिक बाड़े में और बंध जाना एक दल के खूंटे के साथ। मेरी अगली कविता नो वायलेंस। जिस समय तनी हो धनुष की प्रत्यंचा तीर को अटक जाना चाहिए तरकश में ही। तलवार को होना चाहिए जंग लगा हुआ जिसकी मूठ जाम हो चुकी हो म्यान में फंसे फंसे। धरती की सभी बंदूकें बम और बारूद बंद होने चाहिए एक ऐसे शस्त्रागार में जिसके ताले की चाबी एक खिलखिलाते हुए शिशु की कसी हुई मुट्ठी में हो। धरती की सभी बंदूकें बम और बारूद बंद होने चाहिए एक ऐसे शस्त्रागार में जिसके ताले की चाबी एक खिलखिलाते हुए शिशु की कसी हुई मुट्ठी में हो। दुनिया की तमाम लाठियां होनी चाहिए कांपते हुए हाथों में झुकी हुई कमर को सहारा देने के लिए। धरती के सारे जिंदा कारतूस मिलाकर बना देनी चाहिए गांधी की एक भव्य प्रतिमा। रक्त को बहना चाहिए सिर्फ त्वचा के नीचे केवल धमनियों में ही जिसकी गवाही देता रहे कलाई और गर्दन के पास शिराओं का स्पंदन। आ से अनार नहीं अब नन्हे बच्चों की किताब में होना चाहिए आ से अहिंसा। अब आ से अनार नहीं नन्हे बच्चों की किताबों में होना चाहिए आ से अहिंसा। प्रलय के बाद कहीं घोंसला गिरा है और टपका है टूटे हुए अंडों पर चिड़िया का दर्द। कहीं बछड़ा दूर तक बह गया है भूखा ही उतर आया है दूध थनों में गाय रंभाई है। कहीं जड़ समेत उखड़े हैं वृक्ष तना शाख पत्ती फूल फूल बिखरा है। तिस पर इसी बबूले से एक शैतान भी उभरा है। कुछ भेड़िए गश्त पर हैं और मुस्कान है कुछ गिद्धों के चेहरे पर। मगर बावजूद इस सब के फिर गेहूं का दाना है चींटी की पीठ पर। फिर चिड़िया की चोंच में कुछ तिनके हैं और फिर एक मकड़ी चढ़ रही है दीवार पर। निर्माण हमेशा भारी है संघार पर। निर्माण हमेशा भारी है संघार पर। अगली कविता जिसका शीर्षक है अनुपात। थाली में बहुत कम थी रोटियां और पेट में चूहे बहुत सारे। आंखों के काउंटर पर बहुत थोड़े थे आंसू और दर्द की कतार बहुत लंबी। बहुत जरा सा था नन्ही हथेली के चुल्लू का पानी
मगर महान लोगों के गुनाह बहुत विशालकाय, सैकड़ों मीटर लंबा था स्त्री के सपनों का थान, मगर हकीकत बालिश्त भर रुमाल के बराबर। 1000 कोस दूर थे मजदूरों के गांव, मगर चलने के लिए बिना चप्पल के केवल 2 पांव। जहन में थे उंगली पर गिने चुने शब्द, मगर संवेदनाएं रोमकूपों की तरह पूरी देह पर असंख्य। बहुत गलत अनुपात में हुआ था राज्य में वितरण, बहुत कमजोर था राजा का गणित, बहुत कमजोर था राजा का गणित। अगली कविता का शीर्षक है संक्रामक रोग। यहाँ हिरण को बाड़े में कूद कूद कर बताना है कुलाचे मारने का आनंद, पिंजरे में चिड़िया को गाकर सुनानी है उड़ान की अनुभूतियां, एक्वेरियम की मछलियों को नदियों के बहाव पर वक्तव्य देना है। लेकिन अब इस प्रपंच को नकारते हुए स्त्रियां अपने अपने पहचान पत्र लेकर खुद को ढूंढने निकल पड़ी हैं। महल से महफिल तक की राह आसान नहीं है, दुश्वार है तय करना चौखट से चौराहे तक का रास्ता। मगर बगावत से बड़ा संक्रामक रोग और कोई नहीं। काफिला बढ़ता जा रहा है, मगर बगावत से बड़ा कोई संक्रामक रोग नहीं, काफिला बढ़ता जा रहा है। इस दुर्गम सफर के यात्रा संस्मरण कहीं दर्ज नहीं होते। पट्टी कानून की आंखों पर नहीं, कलम के होठों पर भी है। पट्टी कानून की आंखों पर ही नहीं, कलम के होठों पर भी है। अगली कविता का शीर्षक है शॉर्टकट। बड़ा दुर्गम और सकरा है स्त्री के मुस्कुराते होठ और पनीली आंखों के बीच का रास्ता। बड़ा दुर्गम और सकरा है स्त्री के मुस्कुराते होठ और पनीली आंखों के बीच का रास्ता। यही एक अंधेरे मोड़ पर तुम्हारे प्यार के पत्थर के नीचे उसने दबा कर रख दिए हैं अपनी विद्वता के सारे प्रमाण पत्र। यहीं कहीं कुछ शिलालेख भी हैं जिन पर गुदी हुई है उसके आंसुओं की वजह, मगर तुमने तो वो लिपि सीखी ही नहीं। आगे बढ़ते हुए देखना, यहीं कहीं टंगी होगी वो हवा में अपनी ही हाँ और ना के बीच त्रिशंकु की तरह। मगर तुम छोड़ो ना ये पैदल का रास्ता, तुम टेक ऑफ करना उसकी भीगी हुई पलकों के हवाई अड्डे से और दूरबीन से देखना उसकी देह का मानचित्र और सीधे लैंड करना उसके मुस्कुराते होठों के रनवे पर, क्योंकि बड़ा दुर्गम और सकरा है स्त्री के मुस्कुराते होठ और पनीली आंखों के बीच का रास्ता। तुम खो जाओगे, क्योंकि बड़ा दुर्गम और सकरा है स्त्री के मुस्कुराते होठ और पनीली आंखों के बीच का रास्ता। तुम खो जाओगे। मेरी अगली कविता आर्तनाद। जाने क्या हुआ बीती रात कि मछलियां जल से बाहर निकल आईं, सांसों ने हवा का बहिष्कार कर दिया, मिट्टी ने अपने बांझ होने की दुआ मांगी,
जहर से नीला पड़ गया समूचा आसमान और आग चुल्लू भर पानी में डूब मरी। जिंदगी ने अपना ली मुर्दगी अकस्मात, ऐसा क्या हुआ रातों रात। मानस गंध सूंघते हुए रात भर भेड़िए गश्त करते रहे और दहशत के डैनों पर उड़ते रहे गिद्ध जिंदा गोश्त की तलाश में। सुबह तक चिड़िया घोंसले में वापस नहीं लौटी और अंधेरे ने नहीं दर्ज होने दी कोई प्राथमिकी। फिक्र के कंधे पर टंगा इंतजार का झोला अचानक बहुत भारी हो गया और संयम लड़खड़ा कर गिर गया। यूं तो जल, वायु, अग्नि, आकाश सभी मौजूद थे, मगर किसी ने नहीं सुना पृथ्वी का आर्तनाद। जाने क्या हुआ होगा बीती रात। भोर का सूरज लहू में नहाकर निकला। पेड़ की पलकों पर अभी तक आंसू थे। हवा बिखरे हुए पंख बुहारने लगी। परिंदे मरसिया पढ़ने के लिए नीचे उतर आए और धूप मातम कुर्सी के लिए धरती के आंगन में बैठ गई और धूप मातम कुर्सी के लिए धरती के आंगन में बैठ गई। मगर रोशनी के कुर्ते में शान से घूमता रहा अपराध। मगर रोशनी के कुर्ते में शान से घूमता रहा अपराध। सचमुच खतरे में है रात, सचमुच खतरे में है रात। अगली कविता शीर्षक है संघर्ष। हे पुरुष, तुम हमारे सपनों से जलते नहीं, तुम डरते हो हमारे सपनों से। हमारे सपनों ने घटा दिया है तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ा दिया है तुम्हारा रक्तचाप। हमारी आंखों में बसे फूल जैसे सपने तुम्हें अपनी छाती पर वजनदार पत्थर लगते हैं। तुम्हारी बेचैनी ने, तुम्हारी करवटों ने, तुम्हारी अनिद्रा ने हमें बता दिया है कि हमारे सपने सुई की तरह घुस चुके हैं तुम्हारी नींद के गुब्बारे में। हमें पता है धर्म की आड़ में तुमने हमारे इर्द गिर्द जो भी सलाखें लगाई हैं वो किसी शत्रुता में नहीं और न ही सुरक्षा में, अपितु आत्मरक्षा में लगाई हैं। क्योंकि पिंजरे में किसी कमजोर को ही नहीं, ताकतवर को भी रखा जाता है। जैसे जैसे हमारे उड़ने के लिए पिंजरे खुल रहे हैं, वैसे वैसे उड़ रहे हैं तुम्हारे हाथों के तोते भी। हे पुरुष, निश्चिंत रहो, हमें तुम्हारे हिस्से का कुछ भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए केवल आधी हवा, आधा आसमान और आधी जमीन। इस आधी आबादी को केवल आधा चाहिए भद्र पुरुष। इस आधी आबादी को केवल आधा चाहिए भद्र पुरुष। अगली कविता का शीर्षक है कैद में कौन। तुमने पंखों पर बैठकर आकाश को नापते हुए भी हमारी ही खिड़की पर निगाह रखी।
मगर हमने कुछ डुबकियां लगाई आकाश गंगा में, अपनी चोटी में कुछ सितारे गूंथे और लगाकर चांद की टिकुली माथे पर सलीके से पहन लिया पूरा आकाश। इसी खिड़की की झिर्री से आती जाती हवा के साथ। पता नहीं कैद में कौन था, मैं या तुम। पता नहीं कैद में कौन था, मैं या तुम। अगली कविता का शीर्षक है भूल सुधार। जिसे तुम बोतल का जिन्न समझते थे और जिसे बंद हो जाना चाहिए था, वापस उसी बोतल में तुम्हारे हुक्म की तामील के बाद। जिसे तुम बोतल का जिन्न समझते थे और जिसे बंद हो जाना चाहिए था, वापस उसी बोतल में तुम्हारे हुक्म की तामील के बाद। वही स्त्री दरअसल चावल में कंकर बीनते समय आजकल बीनने लगी है अपने सपनों में आने वाले अवरोध भी। गैस पर रखे दूध को खौलाते समय इन दिनों खौलने लगा है उसका लहू भी। कुकर की सीटी उसे खेल के मैदान में बजाई गई रेफरी की विसल लगती है। अब वो जल्द ही शुरू करेगी अपनी दूसरी पारी भूल सुधार के साथ। तोड़ देगी तुम्हारी बोतल को बाहर आते ही तुम्हारे हुक्म की उदूले के बाद। इस वक्त खतरे में है तुम्हारी तानाशाही की पताका। इस वक्त खतरे में है तुम्हारी तानाशाही की पताका। अब शायद तुम कभी नहीं सुन पाओगे क्या हुक्म मेरे आका। अब शायद तुम कभी नहीं सुन पाओगे क्या हुक्म मेरे आका, क्या हुक्म मेरे आका। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मुखौटे। जिंदगी सजी है विज्ञापन के भव्य प्रवेश द्वार पर। अवसाद की सीलन भरी दीवार पर लगे हैं जिंदा दिली के ढेरों इश्तहार। बेसमेंट में सिसकती आह जिंदगी लिफ्ट से सीधे 20वें माले पर थिरकती है वाह जिंदगी के डांसिंग फ्लोर पर। दुनियादारी की नियॉन लाइट में ठहाकों पर लगे हैं बड़े बड़े माइक और बड़ी सफाई से फिट किए गए हैं चीखों पर साइलेंसर। दिखावे के वाद्य यंत्रों पर कंपोज हुआ है जिंदगी का गीत। दिखावे के वाद्य यंत्रों पर कंपोज हुआ है जिंदगी का गीत। अगली कविता का शीर्षक है शिकस्त। हे निर्माण पुरुष, डिवाइड एंड रूल के तहत तुमने हमें देवी और गणिका में विभाजित करके धकेल दिया था पृथ्वी के दो अलग अलग ध्रुवों पर। और जो नहीं थी पूजनीय या तिरस्कृत, वो पत्नी होकर आजाद दिखते हुए भी तुम्हारे मानसिक कारावास में थी। सिकंदर बस जीतने ही वाला था कि दोनों ध्रुवों की स्त्रियों में दोस्ती हो गई। अब पवित्र और अपवित्र स्त्रियां एक दूसरे के कंधे पर सिसकने लगी थी, आपस में गले लगकर साझा करने लगी थीं अपने भय, दुख और आक्रोश। कलंकित स्त्रियों के कष्ट से कहीं अधिक थीं देवियों की यातनाएं।
देह के शोषण की पीड़ा से कम नहीं थे कौमार्य की वर्जनाओं के अत्याचार। देह के शोषण की पीड़ा से कम नहीं थे कौमार्य की वर्जनाओं के अत्याचार। अब चरित्रहीन स्त्रियों ने थाम लिए हैं खड्ग और त्रिशूल, और देवियों ने भी उतार कर रख दिए हैं अपने हार और मुकुट। तुम्हारी पत्नियां भी तुम्हारी मनोवैज्ञानिक जेल से दीवार फांद रही हैं। आधी आबादी अब एक हो रही है। तुम्हारी धरती अब खतरे में है भद्र पुरुष। तुम्हारी धरती अब खतरे में है भद्र पुरुष। अगली कविता का शीर्षक है पर्यटन। स्त्री नहीं चाहती ढके हुए पतीले में खदकते हुए पानी की भाप होकर बूंद के रूप में उसी ढक्कन से लटककर उसी बर्तन में टपक जाना। स्त्री नहीं चाहती ढके हुए पतीले में खदकते हुए पानी की भाप हो जाना और बूंद के रूप में उसी ढक्कन से लटककर वापस उसी बर्तन में टपक जाना। वो चाहती है खुले भगोने के उबलते पानी से वाष्पित होकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना और निकल जाना चुपचाप खिड़की की सलाखों के बीच से लहराते हुए। वो चाहती है घुल जाना इन्हीं बहती हवाओं में और हो जाना संघनित ओस बनकर किसी रंग बिरंगे फूल की हथेली पर। बैठ जाना किसी झूलते चिकने पत्ते पर हिंडोले में और टिक जाना हरी भरी मखमली दूब के मस्तक पर, और फिर अवशोषित होकर समा जाना वापस धरती के गर्भ में। वो चाहती है एक दिन लौट आना उसी पतीले में रसोई की नल की धार के साथ वापस। स्त्री चाहती है थोड़ी खुशबू, थोड़े रंग, थोड़ी रवानी, थोड़ी धरती, थोड़ा गगन। स्त्री पलायन नहीं चाहती, वो चाहती है पर्यटन। स्त्री पलायन नहीं चाहती, वो चाहती है पर्यटन। मेरी अगली कविता का शीर्षक है आंसू। आंसू पानी के पन्ने पर नमक से लिखी एक चिट्ठी रुलाने वाले के नाम, जिसे पढ़ने के लिए नहीं चाहिए कोई चश्मा या अक्षर ज्ञान। इससे पहले कि ये जज्ब हो जाए अपने ही पल्लू की कोर में, थाम लेना इसे उंगली के कोर पर और बांच लेना इस पारदर्शी पन्ने का पूरा मजमून, वरना सूखने के बाद कभी नहीं कर पाओगे इस खत का अनुवाद। वरना सूखने के बाद कभी नहीं कर पाओगे इस खत का अनुवाद। मेरी अंतिम कविता का शीर्षक है दुख। दुख के हिस्से में केवल स्वर हैं, व्यंजन एक भी नहीं। दुख के पास है अधूरी भाषा। दुख ब्रह्मांड है और भाषा एक तारामंडल। सितारों के बीच का निर्वात है भाषा से बचा हुआ दुख। दुख अंधेरा है और भाषा एक रोशनी का दायरा। भाषा की परिधि के चारों तरफ दूर तक फैला है स्याह दुख। भाषा दुख में समा सकती है, दुख भाषा में नहीं।
भाषा दुख में समा सकती है, दुख भाषा में नहीं। दुख दरअसल एक विसर्ग है जो अक्सर छूट जाता है भाषा से। दुख दरअसल एक विसर्ग है जो अक्सर छूट जाता है भाषा से।